नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है सहसंबंध। सहसंबंध को रिलेशन जिसको हम कहते हैं। बीएड के द्वितीय वर्ष में असेसमेंट फॉर लर्निंग एक पेपर है, बीएड द्वितीय वर्ष में असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसका ये टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रत्येक वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं कितने प्रकार का है, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको बहुत ही सरल तरीके से सीखने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे कि सहसंबंध होता क्या है। तो आइए जानते हैं सहसंबंध क्या होता है। तो सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। तो लिख देते हैं, सहसंबंध क्या है? सहसंबंध, सहसंबंध दो या दो से सहसंबंध दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी सहसंबंध, दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। तो सहसंबंध क्या करता है? सीधी सी बात, नाम से ही स्पष्ट है, सहसंबंध। सहसंबंध, सहसंबंध क्या करता है? सहसंबंध दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। अब मेन मुद्दा आया कि चर राशियों का क्या मतलब है। चर राशियों, वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, हम वेरिएबल्स कहते हैं चर राशियों को। और होती क्या है चर राशियां? जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं क्या कहलाती हैं? चर राशियां कहलाती हैं। तो सहसंबंध क्या है? सहसंबंध का क्या कार्य है? सहसंबंध दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। अंडरलाइन कर दीजिए, दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को जो दर्शाने का कार्य करता है, कौन करता है? सहसंबंध करता है। यहां तक क्लियर है? फिर इसके बाद यह क्या कार्य करता है सहसंबंध, उसमें नोट करके ऐसे लिख देते हैं हम कि सहसंबंध क्या क्या कार्य करता है। नंबर एक, दो राशियों में संबंध है या नहीं। कौन बताएगा? कौन बताएगा दो राशियों में संबंध है या नहीं? सहसंबंध बताएगा। अगला, संबंध किस सीमा तक है। जो दो राशियों में संबंध है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो, अगर है तो किस सीमा तक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। अगर दो राशियों में संबंध है तो किस सीमा तक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर अगला, संबंध किस दिशा में है। संबंध किस दिशा में है? सकारात्मक दिशा में है, नकारात्मक दिशा में है। फिर अगला, संबंध मजबूत है या कमजोर है। संबंध मजबूत है या कमजोर है। तो सहसंबंध, अब एक बार फिर से हम इसको समझते हैं कि सबसे पहले आपको बड़ा सरल टॉपिक है भाई। जनरली बच्चों को ये पेपर बड़ा कठिन लगता है कि साहब इसमें न्यूमेरिकल है, ये है वो। भैया न्यूमेरिकल से क्यों डर रहे हो यार? समझ लीजिए एक बात, न्यूमेरिकल में ठोस नंबर मिलेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 16 में से 16 पाओगे अगर एकदम ठीक हो गया तो। थ्योरी कितना भी अच्छा कर लीजिए, 16 में से 8 ही देगा, 10 दे देगा ज्यादा में ज्यादा। तो आपको न्यूमेरिकल पर ज्यादा ध्यान देना, अच्छी मार्किंग होती है न्यूमेरिकल में। ठीक है? ठीक है तो ठीक है, आप गलत है तो चांस दोनों ही है, गलत है तो गलत भी हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर आपने उसका फॉर्मूला भी ठीक लिखा है फिर भी आपको नंबर मिलेंगे ठीक ठाक। तो आपको याद रखना है, अगर हम सहसंबंध की बात कर लें, ये तो थ्योरेटिकल है। सहसंबंध क्या है? सहसंबंध दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। आपको याद करना है कि सहसंबंध क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। सहसंबंध क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शा रहा है। चर राशियां क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। चर राशियां जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या है? ये चर राशियां हैं। कभी आपने देखा एक्स का मान 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 4 हो जाएगा, कभी 20 हो जाएगा, है नहीं? ये चर राशियां हैं। और जो 2, 3, 4 ये नंबर क्या है? ये क्या कहलाती हैं? अचर राशियां। अचर राशियां कहलाती हैं ये, ठीक है। तो चर और अचर राशियां क्या होती हैं आप समझ गए। फिर सहसंबंध क्या क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है, दो राशियों में संबंध है या नहीं है ये पता करेगा, संबंध किस सीमा तक है ये पता करेगा, संबंध किस दिशा में है ये पता करेगा, और संबंध मजबूत है या कमजोर है। तो ये सारी चीजें हमको सहसंबंध के माध्यम से पता चलेंगी। इतना क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो जाता है। फिर इसके बाद बिगाड़ दिया जाए इसको। अगला इसी में आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग। थ्योरी में आएगा 16 नंबर में, तो आपको परिभाषाएं भी लिखनी पड़ेंगी। तो इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं। सहसंबंध की परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा गिलफोर्ड के, सबसे पहली परिभाषा है गिलफोर्ड के अनुसार। सबसे पहली परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार, सहसंबंध गुणांक वह अंक है, सह संबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है, सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहां तक संबंधित हैं। जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहां तक, दो वस्तुएं कहां तक संबंधित हैं तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने पर, तथा कहां तक एक में परिवर्तन, तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। आपको ये परिभाषा याद करनी है। क्या है? गिलफोर्ड के अनुसार सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहां तक संबंधित हैं तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन होता है। ठीक है। दूसरी परिभाषा है हमारी डाउनी एवं हेथ के अनुसार। दूसरी परिभाषा है डाउनी एवं हेथ के अनुसार। आप चाहें तो नोट्स बनाते हुए चलें, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। नोट्स बनाते हुए चलें। परिभाषा पहली आप नोट कर लीजिए। गिलफोर्ड ने क्या कहा है सहसंबंध के संबंध में? उन्होंने कहा है कि सहसंबंध गुणांक वह अंक है जो यह बतलाता है कि दो वस्तुएं कहां तक संबंधित हैं तथा कहां तक एक में परिवर्तन होने पर
दूसरे में भी परिवर्तन होता है। ये परिभाषा गिलफोर्ड की थी। दूसरी परिभाषा है हमारी डाउनिंग एवं हेथ के अनुसार सहसंबंध गुणांक या सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का मान है। सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का मान है। सहसंबंध मूलतः दो चरों के बीच के संबंधों का मान है। पूर्ण विराम लगा के इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। ये परिभाषाएं हैं हमारी। पहली परिभाषा थी गिलफोर्ड के अनुसार, दूसरी परिभाषा थी डाउनी एवं हेथ के अनुसार। दोनों ही परिभाषाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए परिभाषाएं कितनी लिखनी है, कमेंट आ रहा है कि परिभाषाएं कितनी लिखनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा परिभाषाएं आप याद कर पाए उतनी ज्यादा से ज्यादा परिभाषाएं आप लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परिभाषाएं थोड़ा सा आपकी जो आपने लिखा है उसकी प्रभावशीलता को बढ़ा देती हैं परिभाषाएं। तो जितनी ज्यादा से ज्यादा, देखिए बड़ा इजी लैंग्वेज है, परिभाषाएं बहुत कठिन नहीं है, कोई भी ऐसा बहुत टेक्निकल वर्ड नहीं आया है यहाँ पर, बहुत सरल सी लैंग्वेज में परिभाषाएं हैं। तो आप ये दोनों परिभाषाएं आसानी से याद कर सकते हैं। परिभाषाएं एज इट इज ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है परिभाषा की। एज इट इज आप एक का एक शब्द मिला दो, कोई जरूरत नहीं है यार। क्या करना है आपको, केवल समझ लीजिए वही लिख दीजिए। परिभाषाएं लिखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इतना लिखेंगे। और परिभाषाएं लिखने का तरीका भी आपको ये होना चाहिए जैसे हमने लिखी है कि गिलफोर्ड के अनुसार। फिर उसके बाद यहां से ये स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। ये यहां से लिखेंगे आप, फिर ये थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेसिव होता है। ये नहीं अगली लाइन यहां से ही घुसेड़ दी, तो वो ठीक नहीं रहता है। फिर आप इसके बाद ये जरूर लिखेंगे कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दो चर राशियां क्या करती हैं। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहसंबंध क्या करता है, दो चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहसंबंध दो चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। ये आपको परिभाषा के बाद इस लाइन को जरूर लिखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए, बिगाड़ देते हैं। फिर इसके आगे जैसे अब सहसंबंध किन किन दो राशियों के बीच हो सकता है, तो उसके आपको उदाहरण भी देने होंगे कि इन राशियों के बीच सहसंबंध हो सकता है। जैसे व्यक्ति के अनुभव, जैसे क्या हो सकता है, नंबर एक व्यक्ति के अनुभव और उसकी आय में संबंध। व्यक्ति के अनुभव और उसकी आय में संबंध। दूसरा क्या हो सकता है, प्रेरणा और कार्य की गुणवत्ता में संबंध। तीसरा क्या हो सकता है, व्यक्ति की लंबाई और उसके भार में संबंध। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। और उदाहरण लिखना चाहें आप ये लिख सकते हैं कि बच्चे की आयु और परिपक्वता में संबंध, बच्चे का आयु और उसके भाषा में संबंध, बच्चे के आयु और उसकी स्मृति में संबंध। बहुत तरीके के से संबंध हो सकते हैं। अब यहाँ पर चर की बात करें हम कि यहाँ चर कौन कौन से हैं, तो चर कौन सा है, एक तो पहला व्यक्ति का अनुभव, ये पहला चर है व्यक्ति का अनुभव। दूसरा चर क्या है, उसकी आय।
जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ेगा उसकी आय भी बढ़ती चली जाएगी। संबंध है अनुभव और आय में, कि अगर अनुभव बढ़ेगा तो आय माने इनकम भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही दूसरा यहाँ पर क्या है, प्रेरणा और कार्य की गुणवत्ता। पहला चर क्या है, प्रेरणा, दूसरा चर क्या है, कार्य की गुणवत्ता। जैसे जैसे प्रेरणा हो मिलेगी वैसे वैसे कार्य की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार होगा, कार्य उतना ही अच्छा होगा। जितना आप अभिप्रेरित होंगे उतने ही अच्छे से आप कार्य को कर पाएंगे। तीसरा क्या है यहाँ पर, तीसरे में व्यक्ति की लंबाई और उसका भार। पहला चर क्या है, लंबाई और उसका भार। जैसे जैसे भाई लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे भार में भी वृद्धि होगी। तो ये सब सह संबंध के उदाहरण हो सकते हैं, आपको ये भी लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। बिगाड़ दिया जाए इसको। अब मेन बात आती है सहसंबंध के प्रकार। सह संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन या सहसंबंध के प्रकार। जो सहसंबंध है ये कितने प्रकार का होता है। तो जनरली जो सहसंबंध है कितने प्रकार का है, इसको हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप यहां लिखेंगे इसे दो आधारों पर, इसे दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सहसंबंध को कितने आधारों पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं, दो आधारों पर इसको हम वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला परिमाणात्मक, पहला परिमाणात्मक और दूसरा गुणात्मक। परिमाणात्मक और गुणात्मक, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो परिमाणात्मक है हमारा, ये कितने प्रकार का होता है, ये तीन प्रकार का होता है परिमाणात्मक। धनात्मक, सहसंबंध, दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध और तीसरा शून्य सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन शॉर्ट में लिख दिया है। ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन और ये जीरो कोरिलेशन। ठीक है, परिमाणात्मक वाले को तीन टाइप में बांटा हमने, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। जो इधर है इसको दो भागों में, रेखीय और वक्रात्मक, इसको दो भागों में बांटेंगे, रेखीय सहसंबंध और वक्रात्मक सहसंबंध। रेखीय सहसंबंध और वक्रात्मक सहसंबंध। वक्रात्मक कह लें चाहे अरेखीय भी कहते हैं, चाहे वक्रात्मक कह लें या अरेखीय कह लें, या हम इसको अरेखिक भी कहते हैं, अरेखिक भी कहते हैं। तो ये हमारे टाइप है। सबसे पहले सहसंबंध के प्रकार आपको क्या लिखना है कि सहसंबंध को हम दो आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं। दो आधार कौन कौन से हैं, पहला क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक और दूसरा क्वालिटेटिव गुणात्मक। ठीक है, जो क्वांटिटेटिव है हमारा, इसको हमने फर्दर तीन भाग में डिवाइड किया, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और क्वालिटेटिव है, इसको हमने बढ़िया करके दो भागों में बांटा है, रेखीय और वक्रात्मक या अरेखीय।
स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, बिगाड़ देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। अब पहला है जो हमने बांटा था, परिमाणात्मक सहसंबंध। परिमाणात्मक सहसंबंध क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। परिमाणात्मक सहसंबंध क्या होता है? जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों का, जब दो चरों या परीक्षणों के, जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों का सहसंबंध रेखा द्वारा अभिव्यक्त न कर, रेखा द्वारा अभिव्यक्त न कर, रेखा द्वारा अभिव्यक्त न कर संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे परिमाणात्मक सहसंबंध कहा, तो उसे परिमाणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यह कितने प्रकार का होता है अभी बताया था? यह 3 प्रकार का होता है। अभी हमने आपको बताया था यह 3 प्रकार का होता है। तो परिमाणात्मक सहसंबंध क्या होता है जान लीजिए कि जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों का सहसंबंध रेखा द्वारा अभिव्यक्त ना करके, रेखा द्वारा अभिव्यक्त ना करके उनके संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे परिमाणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यह कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तीन प्रकार का है, एक एक करके हम लोग इसके टाइप पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन या सकारात्मक सहसंबंध, कुछ भी कह लीजिए। पहला है धनात्मक सहसंबंध। पहला है धनात्मक सहसंबंध। क्या होता है? जब, जैसे हमने अभी आपको चर बताए थे, वेरिएबल्स बताए थे, है नहीं? तो धनात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि जब एक चर में वृद्धि होने पर, जब एक चर में वृद्धि हो तो दूसरे में भी क्या हो? वृद्धि हो। एक बढ़े तो दूसरा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, या जब एक घटे तो दूसरा भी उसी अनुपात में घटे या उसी अनुपात में उसमें कमी हो। ठीक है? एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़े या एक के घटने पर दूसरा घटे, क्या कहलाएगा? धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। लिखेंगे कैसे इसको? हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यदि एक चर में वृद्धि करने पर दूसरे चर में वृद्धि होती है अथवा उस चर के घटने से दूसरे चर में कमी होती है तो चरों के बीच जो सहसंबंध होगा वो धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा।
केवल इतना बना लीजिए, इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी में बोल रहा हूं, कैसे लिखेंगे आप? ऐसे लिखेंगे कि जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में क्या हो? वृद्धि हो, या एक चर के घटने पर दूसरे चर में भी क्या हो? कमी हो, या वो भी घट जाए। तो इस तरीके का अगर किसी चर में सहसंबंध पाया जाता है, किन्हीं चरों में इस तरीके का अगर सहसंबंध पाया जाता है, तो यह क्या कहलाता है? धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। तो यह धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, यदि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि हो, अथवा एक चर के घटने पर दूसरे चर में भी कमी हो या वो भी घट जाए, तो इस प्रकार का जो सहसंबंध दो चरों में होगा वो क्या कहलाएगा? धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। जैसे जैसे बुद्धि लब्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि, जैसे बुद्धिलब्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में सह संबंध, कि जैसे जैसे बुद्धिलब्धि बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी शैक्षिक उपलब्धि भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? बढ़ा क्या? बुद्धिलब्धि, और बुद्धिलब्धि के बढ़ने का प्रभाव कहां पड़ा? शैक्षिक उपलब्धि पर, कि बड़ी बुद्धिलब्धि उसके अनुपात में शैक्षिक उपलब्धि भी बढ़ गई। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? बुद्धि तथा सृजनात्मकता, बुद्धि तथा सृजनात्मकता, ये सवाल पूछा भी जाता है। सृजनात्मकता का टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, वहां पर हमने आपको बताया था कि बुद्धि तथा सृजनात्मकता में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। वो धनात्मक सहसंबंध यहीं से ही आया था कि जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे किसी भी बच्चे की सृजनात्मकता भी बढ़ती चली जाती है। तीसरा उदाहरण क्या हो सकता है? पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा उदाहरण हो सकता है आयु तथा परिपक्वता में संबंध। आयु तथा परिपक्वता में संबंध, कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे मैच्योरिटी भी तो बढ़ती चली जाएगी, तो आयु और परिपक्वता में भी संबंध हो सकता है। तो ये तो सब बढ़ने वाले थे। दूसरा है कि एक के घटने पर अगर दूसरा घट जाए, एक के घटने पर, एक चर के घटने पर अगर दूसरा चर भी घट जाए तो वहां भी धनात्मक सहसंबंध ही पाया जाएगा। कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, हमें ये उदाहरण याद रखिएगा। आप लोग ये लिख दीजिए और इनको एक्सप्लेन भी कर देना बाद में। आप लॉन्ग में आएगा तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर देना कि बुद्धि तथा शैक्षिक उपलब्धि में कैसा संबंध है? धनात्मक से संबंध है। जैसे जैसे बुद्धिलब्धि बढ़ती है वैसे वैसे किसी बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि भी लगातार बढ़ती चली जाती है। दूसरा, बुद्धि तथा सृजनात्मकता में संबंध क्या है? जैसे जैसे बच्चे की बुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सृजनात्मकता का भी विकास होता है या सृजनात्मकता में भी वृद्धि होती है। तीसरा क्या है? आयु तथा परिपक्वता में से संबंध। आयु बढ़ेगी वैसे वैसे व्यक्ति की परिपक्वता या मैच्योरिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो एक चर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। दूसरा क्या था कि अगर एक चर घटे और दूसरा भी घट जाए तो वहां पर भी कौन सा सहसंबंध पाया जाएगा? धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा है वो है ऋणात्मक सहसंबंध। पहला हमने पढ़ लिया धनात्मक, अब दूसरा पढ़ेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। दूसरा ऋणात्मक सहसंबंध, जस्ट अपोजिट। पहले जो पढ़ा आपने धनात्मक, उसका जस्ट अपोजिट है ये ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे क्या होगा? जैसे एक चर में वृद्धि होने पर अगर दूसरा घट जाए, या एक में कमी होने पर दूसरा बढ़ जाए। यदि एक चर में क्या हो? वृद्धि होती है तो दूसरे चर में क्या हो जाए? कमी हो जाए। या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो वहां पर क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा।
है नहीं, जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी आती है या एक चर में कमी होने पर दूसरे चर में वृद्धि होती है तो जो संबंध पाया जाता है उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। जैसे उदाहरण भी लिख लेते हैं, जैसे नंबर 1, वस्तु का उत्पादन और उसकी कीमत, वस्तु का उत्पादन और उसकी कीमत। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है, थकान एवं सीखने की मात्रा। अब देखो एक चर क्या है यहाँ पर, वस्तु का उत्पादन, और दूसरा चर क्या है, उसकी कीमत। ऐसे ही यहाँ पर एक चर क्या है, थकान, दूसरा चर क्या है, सीखने की मात्रा। अगर किसी वस्तु का उत्पादन कम होगा, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका उत्पादन कम हुआ, एक साल गेहूं की कीमत है, गेहूं का उत्पादन मान लीजिए हुआ ही नहीं, तो मार्केट में गेहूं की कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर उत्पादन कम हुआ तो कीमत बढ़ जाएगी, अगर उत्पादन ज्यादा हुआ तो कीमत कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, थकान एवं सीखने की मात्रा। थकान अगर है तो सीखने की मात्रा क्या होगी, थकान एवं सीखने की मात्रा। इसमें भी ये थोड़ा गड़बड़ है, अगर थकान होगी तो हमारे सीखने की मात्रा, हाँ बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ नहीं है। अगर थकान में कमी है, आप थके हुए नहीं है, तो सीखने की मात्रा बढ़ जाएगी, भाई बढ़ जाएगी। अगर आप थके हुए हैं तो सीखने की मात्रा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप थके हुए नहीं हैं तो सीखने की मात्रा बढ़ जाएगी। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, ये भी बात एकदम ठीक है कि थकान और सीखने की मात्रा, इनमें भी ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है कि एक में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी होगी या एक में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि होगी। तो ये ऋणात्मक सहसंबंध होगा कि यदि किन्हीं दो चरों में से एक में, यदि किन्हीं दो चरों में से एक में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो जाती है, अथवा किसी एक चर में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि हो जाती है, तो इस प्रकार जो उनमें सहसंबंध होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा। उदाहरण हम लोगों ने लिख रखा है, जैसे वस्तु का उत्पादन और उसकी कीमत या थकान और सीखने की मात्रा। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नोट कर लीजिए। ये नेगेटिव वाले का, ऋणात्मक सहसंबंध का ये उदाहरण है। पॉजिटिव वाले के हमने आपको बता दिए थे कि एक चर में पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि अगर एक में बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव, और अगर एक में वृद्धि दूसरे में कमी या एक में कमी दूसरे में वृद्धि तो ऋणात्मक। अब तीसरा, शून्य सहसंबंध आप समझ गए होंगे, स्वयं समझ गए होंगे आप। तीसरा, शून्य सहसंबंध। शून्य सहसंबंध जब एक चर में वृद्धि या कमी का कोई प्रभाव दूसरे चर पर ना पड़े। जब एक चर में वृद्धि या कमी का कोई भी प्रभाव एक दूसरे पर ना पड़े, चाहे कमी हो चाहे वृद्धि हो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है एक दूसरे पर, तो वहां पर क्या होगा, शून्य सहसंबंध होगा। जहां पर चरों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वहां पर शून्य सहसंबंध होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, जहां पर जो दो चर होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर ही ना करें, एक दूसरे पर निर्भर ना करें, तो वहां पर क्या होगा, शून्य सहसंबंध होगा। और इसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो शून्य सहसंबंध समझ में आ गया आपको। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं सहसंबंध क्या है भैया, तीन टाइप कौन कौन से हैं, फिर से देख लेते हैं। पहला था पॉजिटिव या सकारात्मक या धनात्मक। इसको कैसे करा था हमने,
एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे में भी वृद्धि हो या एक में कमी होने पर दूसरे में भी कमी हो तो ये क्या कहलाएगा, धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। इसके बाद दूसरा था नकारात्मक सहसंबंध या ऋणात्मक सहसंबंध, कुछ भी कह लीजिए। क्या होगा, एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे में कमी हो या एक चर में कमी होने पर दूसरे में वृद्धि हो, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध कहलाएगा, ऋणात्मक सहसंबंध। और तीसरा था शून्य सहसंबंध, जिसमें क्या था, दोनों चरों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं था, दोनों चरों का आपस में कोई भी मेल नहीं होता है, एक चर का दूसरे चर पर कोई भी प्रभाव ना पड़े, वहां पर शून्य सहसंबंध पाया जाता है। अब पहला हमने जो पढ़ा था क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, अब जो दूसरा है गुणात्मक। पहला मात्रात्मक था, दूसरा गुणात्मक सहसंबंध। गुणात्मक गुणात्मक सहसंबंध। गुणात्मक सहसंबंध क्या होता है, जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों में, जब दो चरों या परीक्षणों के जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों में सहसंबंध किसी खास गुण, सहसंबंध किसी सहसंबंध किसी खास गुण, जैसे सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जैसे सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे गुणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। तो उसे गुणात्मक सहसंबंध कहा जाता है, उसे गुणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यह है कितने प्रकार का बताया, दो। यह दो प्रकार का होता। तो लीजिए, गुणात्मक सहसंबंध क्या है, जब दो चरों या परीक्षणों के प्राप्तांकों में सहसंबंध किसी खास गुण, जैसे सीधी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे गुणात्मक सहसंबंध कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रकार पढ़ते हैं इसके हम लोग। जो पहला प्रकार था इसका, वो था रेखीय। जो पहला प्रकार था वो इसका था रेखीय सहसंबंध। जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा, ऐसे लिख लीजिए, जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में निश्चित अनुपात में हो। जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में निश्चित अनुपात में हो, तो वहां पर क्या होगा, रेखीय सहसंबंध होगा।
जैसे आयु और मानसिक विकास। जैसे अभी लिख देते हैं फिर समझते हैं। आयु और मानसिक विकास, दूसरा लंबाई तथा भार। अब समझते हैं इसको। समझिए, जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में निश्चित अनुपात में, जैसे जितनी आयु होगी उस आयु के हिसाब से ही तो मानसिक विकास होगा। किसी बच्चे की जितनी आयु होगी उसी के हिसाब से ही तो उसका मानसिक विकास होगा। परिभाषा को पढ़िए और उदाहरण देखिए। जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में निश्चित अनुपात में हो, आयु के हिसाब से ही मानसिक विकास होगा, वैसे ही लंबाई के हिसाब से ही भार। तो ये क्या कहलाएगा? रेखीय सहसंबंध कहलाता है। और इसको हम इस तरीके से ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आयु और इधर मानसिक विकास। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चे का मानसिक विकास। वैसे ही चाहे तो आप यहां लंबाई कर दें और भार कर दें, है नहीं? तो ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है तो इसको थोड़ा ठीक बनाते हैं। अब ठीक है। ऐसे आयु और इधर ऊपर मानसिक विकास। आयु और मानसिक विकास, तो ये इनमें क्या होगा? जैसे आयु बढ़ेगी उसी के हिसाब से ही मानसिक विकास एक निश्चित अनुपात में होते हैं। ये रेखीय कहलाता है। और वक्र रेखीय क्या कहलाएगा? अब दूसरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तभी दूसरा करते हैं। दूसरा है हमारा वक्र रेखीय। वक्र रेखीय सहसंबंध, चाहे वक्र रेखीय कह लें या अरेखिक कह लें, बात एक ही है। वक्र रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय क्या सहसंबंध क्या कहता है? जब जब दो चरों में जो सहसंबंध है पहले तो धनात्मक होता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है या विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगता है। एक समय तक तो वो सकारात्मक रहता है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो ऋणात्मक होने लगता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे आयु और स्मरण शक्ति। आयु और स्मरण शक्ति, या आयु और सुनने की शक्ति। आयु और सुनने की शक्ति इसमें भी तो है। जैसे जब जब हमारी आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो एक सीमा तक तो स्मरण शक्ति बढ़ती है, लेकिन फिर उसके बाद जब बहुत हमारी आयु हो जाती है फिर स्मरण शक्ति कैसी हो जाती है? क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर वक्र रेखीय सहसंबंध पाया जाएगा। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। एक सीमा तक तो बढ़ती है, जैसे यहां हम कर दें आयु और यहां हम कर दें स्मरण शक्ति। एक सीमा तक आयु बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति बढ़ती है, लेकिन एक सीमा बाद क्या होता है? हमारी आयु बढ़ती है और हमारी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। या आयु और सुनने की शक्ति एक सीमा तक बढ़ी, सुनने की शक्ति बुढ़ापे में जाके कम हो जाती है। तो ये भी क्या है? ऋणात्मक वक्र रेखीय सहसंबंध का एक उदाहरण हो सकता है। तो ये उम्मीद करते हैं हम आपको कि आपको जो सहसंबंध वाला टॉपिक था एकदम क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत अच्छे से बताया है सहसंबंध क्या होता है, कितने टाइप से इसको हमने क्लासिफाई किया था, परिमाणात्मक और गुणात्मक। उसके बाद परिमाणात्मक के हमने 3 प्रकार बताए थे, फिर गुणात्मक वाले के हमने 2 प्रकार बताए थे।
तो ये हमारा वीडियो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर ये आपको वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजिए, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए। और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से बहुत इजी पेपर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो इसके बाद का है SD स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।